वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और प्रोग्राम के इस हिस्से में आज के रोज़ ये बड़ा अहम सेगमेंट हमारा होता है हमेशा से, जिसमें आपके नफ्सियात के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। तो आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा और बहुत सारे मसाइल और सवालात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हमारी कोशिश प्रोग्राम के ज़रिए ये रही है, ये जो सेगमेंट करने का मकसद ये है कि पहले उन बीमारियों को समझा जाए, क्योंकि इन बहुत सारी चीज़ों से हम लाइल में हैं। बाकी मानदा जो मसाइल हैं, बीमारियां, क्योंकि वो इतनी आम हो चुकी हैं कि हम शायद उनके बारे में अब थोड़ा बहुत जानते ज़रूर हैं। ज़ियादतीस के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। और ये जो नफ्सियात से जुड़े मामलात और मसाइल हैं, शायद इसके बारे में हम, जैसे मैंने कहा, कि नहीं जानते। और यही वजह बन रहा है कि इस वक्त बहुत सारे जो मसाइल उनका हमें सामना है। कोशिश कर रहे हैं इन मामलात पर गुफ्तगू करें, आज भी की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शफीक यासीन साहब, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं और शहर कराची में अपना एक मरकज़ भी चला रहे हैं नफ्सियात के हवाले से। जिन लोगों को मसाइल का सामना है उसका बड़ा बेहतरीन इलाज हो रहा है। और न सिर्फ ये, बल्कि मनशियात के आदी अफराद कि नफ्सियात से जुड़ा ही ये मामला है और इसकी वजह से ही इंसान जो मनशियात का आदी बन जाता है उमूमन, तो उसका भी इलाज आपके जो मरकज़ है वहाँ पर हो रहा है। यासीन नफ्सियाती हस्पताल के नाम से जो है ये हस्पताल कराची शहर में मौजूद है, जिसके बारे में हम आपको बताते भी रहते हैं। एड्रेस भी इसका चला देंगे और फ़ोन नंबर भी। तो डॉक्टर साहब को वेलकम करूँगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने प्रोग्राम में हमें एक दफ़ा फिर वक्त दिया। और बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास जिसके पर आज हमें बात करनी है। और पिछले प्रोग्राम में हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के हवाले से बात कर रहे थे, यानी कि इंसान की जो शख्सियत है उसके अंदर तब्दीली, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, माहौल का कितना असर होता है, हालात का क्या असर उसके ऊपर होता है। कुछ देर पहले जैसे हम बात कर रहे थे, हालात के हवाले से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का हम शिकार हो चुके हैं। और क्यों ना हो, जिस तरह के हालात हैं वो इंसान को मजबूर करते हैं। और पिछले प्रोग्राम में जैसे हमने ये बात की थी कि अपने आप को कंट्रोल रखें, तो लोगों का बड़ा गुस्सा उस पर था। आप यकीन करें कि जो सवालात थे, या मैं जिन लोगों से मिला, उन्होंने कहा कि कैसे मुमकिन है जहाँ पे इस तरह के मामलात और मसाइल हों, वहाँ तो अपनी नफ्सियात को काबू में रखना, चीज़ों को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल, तो मैं चाहूँगा ज़रा आज इस हवाले से ही बात की जाए, ख़ास तौर पे जो ज़हनी दबाव और इसके लिए फिर मुख्तलिफ़ तरीके जो हम इख्तियार कर रहे हैं, और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एंगर मैनेजमेंट है, इसको कैसे किया जाए, वो तमाम चीज़ें मैं चाहूँगा ज़रा सिलसिला आज वहीं से शुरू किया जाए। जी फरमाइएगा। सही कह रहे हैं यासिर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सही कह रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन तो है, बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। इसी तरह जैसे घर में आग लग गई और आप कह रहे हैं कि कौन सुकून से कमरे में बैठ सकता है, जी और जी। आप ये तरीका बताएं कि मैं इत्मीनान से बैठ के चाय पीते हुए बिल्कुल टीवी ठीक है। प्रोग्राम देख लूँ उस घर में जहाँ पे आग लगी हुई है बिल्कुल दूसरे ऐसे कमरों ही, में। बहुत अच्छी बात यहाँ आपने पे भी यही है कि अगर सूरत हाल इतनी ख़राब है, मुल्क की के माशी हालात कही। नीचे जाते जा रहे हैं, लोगों को खाना पीना मुश्किल हो रहा है, शायद 3 वक्त की जगह 1 वक्त का खाना खा रहे हैं और गुजारा कर जी रहे हैं। जी। तो डेफिनेटली उनको अगर मैं ये समझाऊं कि एंजाइटी मैनेजमेंट क्या है और किस हद तक वो सुकून में रह सकते हैं और कौन से चीज़ें इम्प्लीमेंट करके वो इस दबाव से निकल सकते हैं, डिप्रेशन से, तो मैं ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है, जी क्योंकि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स तो अफेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही। हर इंसान पे करते हैं, और उन पे ज़ाहिर ज़्यादा करते हैं जो ज़्यादा दबाव में हों। और अनफॉर्चुनेटली हमारी मेजॉरिटी ऑफ जो पाकिस्तानी कौम जो है वो दबाव में है। मेजॉरिटी एक पॉवर्टी लाइन के नीचे आती जा रही है, मिडिल क्लास क्रश होके वो भी नीचे की तरफ आ गई है। तो जो 5-7% ऊपर की एलीट पॉपुलेशन है जो अफोर्ड कर सकती है बाहर की शॉपिंग भी और ट्रिप्स भी और हर तरह की ऐश आसाइश, लेकिन उनके लिए तो कोई मसला नहीं है जी ज़्यादा। खैर वो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार होते हैं, क्योंकि जाहिर है जहाँ पर गलत तरीके से कुछ चीज़ें की जाती हैं, चाहे वो पैसे कमाने के लिए बिल्कुल क्यों ना ठीक हो, है। ज़मीर तो आपको नहीं छोड़ता। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक है। और आपके अनकॉन्शियस लेवल पे वो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, चाहे आपने जितनी ही खुशियाँ समझ के गोल्ड जमा कर लिया हो या एसेट जमा कर लिए हो, शेयर्स हो आपके पास, तो ना वो खुश होंगे मेरे ख्याल में, और ना ही नीचे की लाइन खुश होगी। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो मेन तो ये कि दुनिया में हम देखते हैं ना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और वहीं पे जाके मैंने ज़्यादा काम किया है, एक आम इंसान के लिए, अच्छा मैं ऑस्ट्रेलिया में था, अच्छे बीचेस हैं, लेक्स हैं, खूबसूरत पार्क्स हैं, तो जो चीज़ मुझे एडमायर करता था मैं वहाँ पे, वो ये थी कि एक आम आदमी भी अगर जाता है जो कि सपोज कारपेंटर है या किसी जगह पे सिक्योरिटी ऑफिसर है या छोटा मोटा काम कर रहा है,
उसके लिए भी बारबेक्यू फैसिलिटीज़, पार्क पे उसी तरह की बेंचेस बनी हुई है जिस तरह मैं जा रहा हूँ, हम लाइन में हैं, मेरी टर्न आएगी तो मुझे वो फैसिलिटी मिल जाएगी, फ्री फैसिलिटीज़ हैं। तो फ़र्क ये है कि एक इंसान थोड़ी अच्छी गाड़ी चला रहा है, एक थोड़ी दरमियानी गाड़ी चला रहा है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो इस हद तक प्रोवाइड की गई है कि एक आम आदमी सोचता है कि मुझे इतना भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आराम से कम काम करके ही बहुत आराम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। सेफ्टी है पहली बात, कोई आपको मार के नहीं जाता, मोबाइल आपका कोई चिंता नहीं है, एग्जैक्टली। ना कोई आपकी जान को ख़तरा होता है। तो सबसे बड़ा तो यही सुकून है जो मैं समझता हूँ। जी। मैं जब भी बाहर का ट्रिप करता हूँ, साल में एक आध दफ़ा चले आता हूँ, तो वहाँ जाते ही मोबाइल निकालता हूँ तो पहले तो आगे पीछे देखता हूँ, फिर याद आता है एग्जैक्टली। कि नहीं अब मैं इस मुल्क में नहीं हूँ, जी, कहीं बिल्कुल और हूँ। आपने सही कहा। तो यू फील डिफरेंट। तो बात यही है ना कि जब हमारा इन्वायरमेंट चेंज होगा इस मुल्क का, हाँ। अन आई डोंट नो व्हेन, कि कैसे होगा, कब होगा, ये राइट। तो मेरे इख्तियार में नहीं है, तभी जाके आई थिंक वो हम अच्छी मेंटल हेल्थ की बात भी कर सकेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये उस वक्त हमें सूट भी करेगा। डॉक्टर साहब, वी हैव अ कॉलर, एक कॉलर है, उनको शामिल करें। तो जी याया आई थिंक इज ऑन द लाइन, और याया को हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच याया फॉर कॉलिंग। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब को देखकर मेरे चेहरे पे, जिनके इनके चेहरे पर मुस्कुराहट, मुझे मुस्कुराहट भी अच्छा फील होता है। और यहाँ से जबरदस्त। यकीन करें कि मैं नहीं फोन कर पा रहा था क्योंकि मेरे केबल वाला जो है ना, मेरा आपका चैनल नहीं आ रहा था। जी। तो मैंने बड़ी उससे लड़ झगड़ के मैंने दोबारा लगवाया। मैंने कहा भाई ये चैनल मुझे जरूरी चाहिए, तो मैंने थैंक यू फिर याया, दोबारा, थैंक यू। इसलिए मैंने आज मैंने कहा आपसे बात करूं। जरूर। यकीनन जो आपने बात की, दायरे आजकल फ्रस्ट्रेशन से बहुत ज्यादा सब कुछ है, लेकिन यासिर मैं फील करता हूँ एक बात, हमारे यहाँ जो माशरे में जो चीज गलत हो गई ना, मुझे कि ठीक है जिसके पास जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो तो ठीक है, चाहे जाहिर लेस प्रिविलेज हैं या उनकी तनख्वाह कम है या मसाइल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने चीज देखी, जो ट्रेंड सेट हो गया ना, ये सेट हो गया कि अच्छे खासे लोग भी खामखी रो रहे होते हैं। मतलब नहीं कि आप जब मैं समझता हूँ अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है और हमारा तो मोरल सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक क्योंकि एक हवा ऐसी चली है, एक मायूसी और एक उसकी, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय वो ही रोना रो रहे थे जो उनको नहीं रोना चाहिए। वेरी राइट। अब मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है, डॉक्टर साहब मसला ये है कि मैं देखें आदमी, मेरी उम्र आई एम नाउ 60 नाउ, ठीक है। अब मैं अपनी उम्र में, मेरे उम्र में मैंने ठहराव अपना, ट्रैफिक है, सब कुछ है। मैंने जो कूप अप किया वो किया कि भाई मेरी बीवी ने मुझे कहा, जब मैं ट्रैफिक में निकलता था अक्सर ये होता था कि गुस्सा आ जाता था, ये करता था वो करता था, लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर आपका खुद का बढ़ेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो मैंने अपने काम डाउन होना करना अपने आप को सीखा, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि लोग बिला वजह भी गुस्से हो रहे होते हैं, बिला वजह भी गुस्से हो रहे हैं, और वो अपने आप। अब मैंने जो चीज सीखी है, डॉक्टर साहब इस पे जरूर बात करिएगा कि देखें, जब आप कहीं ना कहीं अपनी हॉबी या अपने आप को इंगेज नहीं रखते, जैसे मेरे पापा होते हैं परिंदे, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, तो आप इंगेज रखते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर कर लेते हैं, या आप आपके पास कुछ भी है, तो ये सूरत हाल है। लेकिन जो असल मकसद मेरा ये है कहने का, जो आज मैं सवाल डॉक्टर से करना, डॉक्टर साहब एक हम बीइंग सोसाइटी, आप अपना काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आप कर रहे हैं, आप पेशेंट्स को डील करते हैं, आप बहुत, मतलब मेरी नजर में आपके सेंसिबली वेरी स्ट्रांग है, लेकिन हमारे माशरे के अंदर जो मोरल सपोर्ट सिस्टम था वो ब्रेक होता जा रहा है। Exactly. वो कितना इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे के हम सपोर्टिव रहें, वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये मेरा बिल्कुल ठीक सवाल है। थैंक यू है। Thank you याया। so much. याया, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन याया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों की मेरे ख्याल में है, काफ़ी इसके ऊपर बात हो सकती है। एक तो याया ने कहा कि बिल्कुल हमें थैंकफुल होना चाहिए, थोड़ा सा ये बात बिल्कुल सही है, बट अगेन उन्होंने साथ में ये भी कहा क्योंकि इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, और हम सब अपने इन्वायरमेंट की वजह से शायद ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हैं, और जो कुछ हम देख रहे हैं वो फिर हमारी पर्सनालिटी के ज़रिए जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात जो है वो याया ने अभी की है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके हवाले से और डॉक्टर साहब जो है वो जवाब दें। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब प्लीज़। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, याया को मिस भी कर रहे थे, बड़े अरसे बाद आए। देखिए, मुझे एक पेशेंट याद आ गई, अभी परसों देखी थी मैंने, यंग गर्ल 14, डिप्रेशन का शिकार। बातें करते करते मैंने से पूछा तुम क्या हॉबीज़ है तुम्हारी, स्कूल वो जा नहीं रही थी डिप्रेशन की वजह से, घर पे होती बैठी रहती। मैंने कहा तुम कैसे टाइम गुजारती हो जब घर पे होती हो? क्या मैं बस तो हॉबीज़ के लिए कोई टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तो मैंने कहा क्या क्या बिजी रहती हो? मोबाइल यूज़ करती हूँ, और क्या करती हो? कोई दोस्त नहीं, कुछ और हॉबीज़ नहीं?
तो बेसिकली उसके पास बात का जवाब नहीं था, लेकिन मुझे जो नज़र आया वो ये कि अदर देन कि वो फैमिली के साथ थोड़ी बहुत बात कर लेती थी और टीवी देखती थी और बाकी सारा टाइम मोबाइल पे। तो हो ये रहा है जो याया भी कह रहा है कि एक तो हम नेचर से दूर हो रहे हैं, परिंदे हैं, गार्डनिंग है, अपना एनवायरनमेंट है, जो कि शायद वो 60s में है तो उन्होंने वो एरा देखा है प्री मोबाइल का, स्मार्टफोन्स का, तो वो अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। और दूसरा है कि जो यंगस्टर्स अभी हैं वो अपना टाइम ज़ाया बहुत कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के पीछे, चाहे वो टिकटॉक हो या कौन सा सोशल मीडिया का फोरम हो, तो बस वो मोबाइल पे बैठे रहते हैं। तो एक एंगर मसला है कि जो पेशेंस है, रेजिलियंस है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है आपके एंगर मैनेजमेंट के लिए। और फिर सोशल एटिकेट्स जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। आपकी तरबियत जो है, आपको सिखाया जाता है कि दूसरे लोगों से कैसे बिहेव करना है, वो चीज़ें कम होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। बल्कि अब यंगस्टर्स जो हैं वो उनकी वो तरबियत नहीं है जो आज से 3 डिकेड पहले या 4 डिकेड्स पहले एक इंसान की थी। जब आप जाते हैं तो आप सोचते हैं कि दूसरा भी इंसान है, वो भी इसको जल्दी होगी, आप उसको टाइम दे देते हैं या उसको जगह दे देते हैं और थोड़ा सा वेट करने में किसी का कुछ नहीं जाता। लेकिन हर एक अपनी जल्दी में लगा हुआ है, आजकल रेस में लगा हुआ है, जितनी जल्दी कट करके आगे निकले, उसको किसी और की परवाह नहीं है कि वो क्या सोच रहा है या उस पर क्या गुजर रही है, वो फैमिली के साथ है या उसको उसकी भी लाइफ है या उसकी सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। बस वो समझता है कि मैं ही एक हूँ जो इम्पोर्टेंट हूँ। एक तो ये जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है हमारा। दूसरा आई थिंक जो प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास अब गाड़ियाँ आ गई हैं, जो वो शायद बाहर मुल्क भी होकर आते हैं, घूमते हैं, अब अनफॉर्चुनेटली वो फिर ऐसे परसेंटेज भी हैं हमारे मुल्क में जो सोचती हैं कि हमारा मुल्क ऐसा होना चाहिए जैसे बाहर के मुल्क हैं। जी जी, उनको भी इसी तरह राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो गाड़ी इजीली निकल जाए, उनका टाइम वेस्ट ना हो, वगैरह वगैरह। और अब वो से देखते हैं कि यार ये गंदगी है, इस तरह है, वो फिर उनके अंदर वो एक नज़रिया उनका ये आ जाता है कि हम बाहर खुश थे या बाहर रहना चाहते हैं। अब वो एक्सेप्टेंस जो है ना वो नहीं है कि ये आपका मुल्क है, आपको इसको उसी तरह डील करना है जैसे ये है, एज इट इज़। अगर आप चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं तो अपने आप को बेहतर करें, ठीक है, और दूसरों को चांस दें कि वो ग्रेजुअली बेहतर हों और सिखाएं। ये जो बिहेवियर है, जिस तरह से रोड रेज है या दूसरे बिहेवियर हमें नज़र आते हैं, ये दूसरों को क्या सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, उससे बेसिकली हो ये रहा है कि हम ये कंटेजियस है बेसिकली। और यही हाया भी कहना चाह रहे थे कि आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर की जा सकती हैं, तरबियत से, एजुकेशन से, अवेयरनेस से, लेकिन उससे बढ़ के इंसानियत से। आपके अंदर कितनी ह्यूमैनिटी है, सबसे बढ़ के हकूकुल इबाद, अगर मैं बात करूँ कुरान की, लेकिन फ्रॉम द साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू कि हम में वो चीज़ ख़त्म हो गई है, रेजिलियंस और पेशेंस और ह्यूमैनिटी ये कम होती जा रही है। और ये जो है ना अलार्मिंग है मेरे ख्याल में बहुत। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ क्वेश्चन जो थ्रू सोशल मीडिया हम तक पहुँचे, मैं चाहूँगा ज़रा उसके ऊपर भी बात हो जाए। अब ये फेयर मुख्तलिफ किस्म के फेयर्स हैं और कुछ ख़वातीन जिनके साथ कुछ इस तरह के नफ्सियाती मसाइल हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे थे कि मैं बाद में इंशाल्लाह ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगा कि बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं कि आफ्टर मैरिज जो कुछ होगा उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस तरह का वो फेयर की वजह से वो किसी उसका शिकार हैं, उसके हवाले से क्वेश्चन हुआ था उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। और इस तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें जो लोग ओवर थिंकिंग का शिकार होते, आजकल जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो ये कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार हो गए हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसको कूप अप नहीं कर पा रहा है, उसके लिए क्या किया जाए और इस कंडीशन को क्या नाम दिया जा सकता है? जी, बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, एप्रीहेंशंस हैं, फ्यूचर के बारे में परेशानियां, यही होती है जो एंजाइटी कॉज करती है बेसिकली। और ओवर थिंकिंग भी इसी से आती है कि आपने बेसिकली मसला ये है अब कि फ्यूचर को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें फ्यूचर के हवाले से मिल जाए ताकि हमें आगे कोई परेशानी ना हो। यही है। क्या ये पिछली जनरेशंस में था?
कई दफ़ा अरेंज मैरिजेस की आती थी, लड़के को ये नहीं पता होता था किस लड़की से उसकी शादी हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। माँ बाप जी। चूज़ करते थे, सीधे साथ शादी हो जाती थी, कोई सवाल पूछा ही नहीं जाता था। और होती होंगी ज़माने भी इनसिक्योरिटीज़, लेकिन अब जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आई थिंक अननेसेसरी हैं। उसकी वजूहात शायद हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा, अगेन मैं सोशल मीडिया पे आ रहा हूँ, स्मार्टफोन्स पे आ रहा हूँ, क्योंकि उसने एक काम ये किया है कि पूरी दुनिया को खोल के रख दिया है। हम जो वेस्टर्न, अच्छा ना जाते हुए अमेरिका या यूरोप, हमें यूरोप नज़र आ रहा है, अमेरिका नज़र आ रहा है, वहाँ की मूवीज़ भी देख रहे हैं, वहाँ की टिकटॉक्स भी सुन रहे हैं, बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं। तो एक चीज़ हम अज्यूम कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि ये चीज़ें वहाँ ऐसी होती हैं। और ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कहते हैं ना कि हर चीज़ हरियाली नज़र आती है दूर से, तो वहाँ हर चीज़ अच्छी नज़र आ रही होती है। आप भी सोचते हैं कि इस तरह की रिलेशनशिप होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए। इवन सेक्सुअल रिलेशनशिप भी देखते हैं तो वो आप जो भी मीडिया पे देख रहे हैं वो एक अजम्पशन बना लेते हैं कि इस तरह होना ही सही है। जी। तो मैरिज भी जो है ना वो बेस करती है आपकी थॉट्स पे, कि भाई मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस रिलेशनशिप से। अच्छा, आप तो कर रहे हैं एक्सपेक्ट, ये भी सोचें कि दूसरा भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा। एग्जैक्टली। तो वो बैलेंस भी आउट है, क्योंकि आप सिर्फ एक साइड से सोचते हैं, दूसरी साइड का नहीं सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैं समझता हूँ जब ये चीज़ें बेहतर होंगी ना, तो एक रिलेशनशिप बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम सेल्फिश अगेन इस पॉइंट पे भी होते जा रहे हैं कि जब हम शादी में एंटर होते हैं, अगर कोई होता है तो फिर वो अपना ही सोच रहा होता है, अपना फाइनेंशियल देख रहा होता है, अपना सोशल कंपैटिबिलिटी देख रहा होता है, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी देख रहा होता है, और सामने वाला भी सोचता है कि मैं जो है ना, मुझे इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर बेनिफिट नहीं है शादी में तो क्या मैं शादी करूँ ही क्यों, मैं अकेला ना रह लूँ। या फिर कुछ अरसे की शादी और फिर टूट के कहते हैं यार इससे बेहतर चॉइसेस है, मैं कुछ और ना देख लूँ। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि खुला और तलाक और सेपरेशन और डिवोर्सेस बढ़ती चली आ रही हैं। पाकिस्तान में भी पहले इतना परसेंटेज हाई नहीं थी। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स हैं। बातें तो इस पे कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ये कि इसमें नट शेल में जो है ना, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि शादी में कॉम्प्रोमाइज़, एक्सपेक्टेशंस का बैलेंस और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ये बड़ी ज़रूरी होती हैं। और फिर कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो बात ना हो पाना। अब ये कल्चर ऐसा बन गया है कि अब लोग एक जगह पे बैठे हुए चारों के हाथ में मोबाइल हैं और अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। यही बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है। यंगस्टर्स क्वेश्चन भेजते हैं, अब वो कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं क्योंकि वही सोर्स ऑफ एक हमारी एंटरटेनमेंट भी है, एजुकेशन भी है। कहीं पे हम देखते हैं तो वो ये बताया जाता है कि ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं होना चाहिए, कंपटीशन में ना जाओ, कभी किसी को नहीं अचीव करने के लिए ज़रूरी नहीं है ये किया जाए। दूसरी तरफ उसके बिल्कुल ऑपोजिट बात होती है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा। क्या बाय नेचर इंसान को ऐसा होना चाहिए कि वो कम्पीट करे, अगर किसी को देखे कि उसके पास ज़्यादा सक्सेस है, उसको अचीव करने के लिए उसको एफर्ट करना है या फिर लेट गो करना होगा? मुश्किल क्वेश्चन यकीनन होगा, बट ये कि ये बच्चे आजकल के जो हैं इसके बारे में बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं। प्लीज़। नहीं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है यासिर। उसकी वजह है कि दे आर एक्चुअली वो गलत डायरेक्शन में देख रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन, क्योंकि जब इट्स अबाउट गोल एंड पर्पस एंड पैशन, राइट, कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। जब आप ये क्लियर है ना, और आपके अंदर मोटिवेशन है, राइट, तो देयर इज नो कंपटीशन देन। कि जो भी आप करेंगे वो एक्साइटमेंट के साथ करेंगे, खुशी के साथ करेंगे, लर्निंग के साथ करेंगे, और जो आप लर्न कर रहे होंगे ना उस टाइम को आप इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, और जब आप इसको इंजॉय कर रहे होंगे तो देन देयर इज नो स्ट्रेस, एंड व्हेन देयर इज नो स्ट्रेस देयर इज नो प्रॉब्लम विद कंपटीशन। बिल्कुल ठीक है। तो वो तो जितना ज़्यादा करेंगे उतना मज़ा आएगा आपको। बिल्कुल ठीक है। तो मैं समझता हूँ जो इस पे बात करते हैं, देन देयर समथिंग रॉन्ग, कि वहाँ पर मसला ये है कि वो एक ऐसी दौड़ में लग जाते हैं जो सोचते हैं कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है फॉर इकोनॉमिकल रीजंस, फॉर कैरियर रीजंस, फॉर आगे जाके मैं कितना कमा लूँगा या मैं क्या बनना चाहता हूँ। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप उसको कितना इंजॉय करके एक टारगेट को अचीव करना चाहते हैं कि मुझे बस ये करना है। इट्स नॉट अबाउट मनी,
इट्स नॉट अबाउट अदर एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इट्स अबाउट इंट्रिंसिक, I see. अंदर की खुशी, लर्निंग, पर्पस। तो फिर आप कभी नहीं ना खुश होंगे, कंपटीशन से डरेंगे भी नहीं, ना ही आपको मसला होगा कोई। एग्जैक्टली तो यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है, और जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें फॉर एजुकेशनल पर्पस भी देखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग जो हैं वो लगे हुए फजूल किस्म का कंटेंट जो है वो बनता है उसको देख रहे हों, जिसमें कुछ क्रिएटिव चीज़ें भी हैं, अच्छा काम भी हो रहा है जिसको लोग फॉलो करते हैं, बट अगेन उसको किस तरह कंसीव करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें क्या बात समझ में आती है। वो मोटिवेशनल स्पीकर्स का आजकल मैं देखता हूँ कि हर जगह वो चला हुआ है, अजीब अजीब किस्म की बातें, कुछ काम की बातें भी यकीनन होती हैं, बट ना नटशेल के वो जिस तरह की चीज़ें बता रहे होते हैं बच्चों के लिए समझना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो उस तरफ चले जाते हैं, उस डायरेक्शन में जहाँ पर उनको शायद नहीं होना जाना चाहिए, लेकिन उनको मोटिवेट इस तरह कर दिया जाता है या उसका आउटकम ऐसा दिखाया जाता है कि वो शायद लगता है उनको कि ये अचीवेबल भी है और बहुत आसानी से हो भी जाएगा, तो बट उसका एंड रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता। तो ये सारी की सारी बातें ज़रूर सुने, किसी हद तक सही है, बट ऐसा नहीं है कि एक सेशन के बाद उठ के उसको करने के लिए निकल पड़ते हैं और आगे जाके फिर परेशान होते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि ये डिसीजन हमने क्यों लिया। तो इसको यूज़ करना ज़रूरी है। इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, ख़वातीन की तरफ से सवाल आया है। मैंने कहा ये तो एक बहुत बड़ा मेरे लिए तो सब शायद एक्सप्लेन करना डॉक्टर साहब के लिए ना हो, कैसे कंट्रोल करें। ख़ास तौर पे एक हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार वो ये मसला ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन जिससे ज़्यादा इमोशनल है, वो फैमिली में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी वजह ये है कि वाइफ ज़्यादा इमोशनल है, चीज़ों को ज़्यादा फील करना और ये करना। आई मीन ये तो बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की होंगी, इसके बारे में क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? प्लीज़, वो लोग चाहते हैं कि इस बारे में भी आपसे रिव्यू करें। ये मुश्किल सवाल है। अच्छा जी, ये है मुश्किल, क्योंकि फीमेल्स के इमोशंस को कंट्रोल करना एग्जैक्टली देखिए, जितना ज़्यादा करीब फीमेल के रिलेशनशिप होते हैं किसी के साथ, वहाँ पर फीमेल एंड मेल आर एक्चुअली वायर्ड ब्रेन में इन अ वेरी डिफरेंट वे। आई थिंक जो जितना मैं समझता हूँ, वो उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं और आदमियों की, मेल्स की जो प्रायोरिटीज़ हैं थोड़ी डिफरेंट होती हैं। द वे दे परसीव थिंग्स डिफरेंटली करते हैं वो। तो होता ये कि, और फिर अगेन यहाँ पर कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली समझने लगते हैं कि इन रिलेशनशिप में, वैसे मैं जा रहा हूँ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे इमोशन की, वैसे तो आप शायद जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे करीबी रिश्ता तो हस्बैंड वाइफ का होता है, और यहीं सबसे ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो यहाँ पे बड़ा कॉमन मैंने देखा है कि आदमी ये समझने लगते हैं, हस्बैंड, इवन अगर हम दूसरे रिलेशनशिप में एज अ ब्रदर या एज अ फादर या एज अ सन, हम जब अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप में हैं या एज अ भाई बहन रिलेशनशिप में हैं और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि हाँ ये उनको पता होंगी हमारे बारे में, ऑटोमेटिकली वो अज्यूम कर रहे होते हैं। और जब वहाँ दूसरी साइड पे ये ऐसा नहीं होता कि उनको हर चीज़ पता है, हम वो चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। और वो होता ये कि फीमेल्स जो हैं वो फ्रस्ट्रेट होती हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती जाती हैं, और फिर एक पॉइंट पे आके वो फटती हैं फिर, और फिर वो कहती हैं कि ये, और फिर होता भी ये कि कई दफ़ा वो बोलती कुछ हैं लेकिन फ्रस्ट्रेशन किसी और बात की होती है। बिल्कुल सही। और ये भी एक अलग का इशू है कि हो सकता है कि वो कल की बात पे, किसी बात पे फ्रस्ट्रेटेड हो, अंदर से वो गुस्से में हो, लेकिन एक छोटी सी बात आज हुई है और वो उस पर, और आदमी सोचते हैं ये क्या हुआ यार, ये तो छोटी सी बात ही, इस पर क्यों गुस्सा हो गई इतना ज़्यादा, लेकिन देयर इज एन अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट समवेयर देयर। तो उसको देखना और समझना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप बैठें हफ्ते में एक दफ़ा, कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा क्वालिटी टाइम, 1 आवर या आधा घंटा दें, व्हेन देयर इज नथिंग एल्स, ये बच्चे ना हो, दूसरे लोग ना हो, कोई और एक्सट्रिंसिक डिस्ट्रैक्शंस ना हो, बैठ के बात करें, अपनी बातें करें, उनकी बातें सुने, टू वे ट्रैफिक, कुछ कम्युनिकेशन, उससे बहुत मसले हल हो जाते हैं। अब मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे मैरिटल थेरेपी, रिलेशनशिप थेरेपी किया करता था, और एक पॉइंट पर एक कपल आता था जो तकरीबन वो सेपरेशन पे आ गए थे, उन्होंने मैरिटल थेरेपी का सोचा कि चलो आप ट्राई कर लेते हैं, चांस ले लिया जाता है, चले शायद कुछ हो जाए।
सिंपली जो मुझे उनकी रिलेशनशिप में नजर आया वो कम्युनिकेशन इशू था। वाइफ इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं उसको कहती हूँ 3-4 चीज़ों का 5 चीज़ों का भाई ये कर लो, वो तो उसको एक चीज़ भी याद नहीं रहती, जब वो आता है शाम को तो वो एक भी चीज़ नहीं करता। अच्छा वो एक्यूमुलेटेड फ्रस्ट्रेशन नहीं कि एक दिन की, वो 8-10 साल की रिलेशनशिप है, तो वो एक्यूमुलेटेड फ्रस्ट्रेशन बढ़ते 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 इसका मतलब है कि मुझे प्यार ही नहीं करता, मुझे समझता नहीं है, मतलब दिमाग में और से ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा देखें वो इंसान आदमी भी सोचे अलग होती हैं, वो अलग तरह से सोचता है। आप एक काम करें ना, एक पेपर लें, पेंसिल लें, और आपका फ्रिज है उस पर आप लिस्ट बना के 5 चीज़ें या 8 चीज़ें जो भी आप चाहती कि ये कर ले, एक मैग्नेट होता है उसके साथ लगा लें ताकि वो देख ले कि भाई ये चीज़ें हैं, आप कुछ बोले ही नहीं मुँह से, बिल्कुल और ठीक देख लें कि नेक्स्ट 2-3 डेज़ के अंदर ये चीज़ें हो जाती कि नहीं होती। बिल्कुल और ठीक। वो उसका काम है कि वो आपका कम्युनिकेशन ले ले और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें सिंपली। और आप हफ्ते में, यही मैंने जो बात की कि आप हफ्ते में एक दिन अपने पेरेंट्स को बोले कि बच्चे अच्छे संभाल लें, आप कहीं अच्छे डिनर पे जाएं, बैठें, एक दूसरे से बात करें। ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा कोई हाई फाइन डाइनिंग पे जाएं, कहीं सी बीच बैठ जाएं जहाँ बिल्कुल पे ठीक है। सुकून हो, आराम से बैठ के बात करें। ये आप प्रैक्टिस करें तो मुझे राइट। आप 1 महीने बाद मिलें, बिल्कुल ठीक और है। डेफिनेटली 1 महीने में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया था, ज़मीन आसमान का। एग्जैक्टली तो ये बड़ा ज़रूरी है जी, खुद से उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद जो आपके सवालात हैं जो हम तक पहुँचे उसके ऊपर बात करते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। डॉक्टर शफीक यासीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं और बात कर रहे थे नफ्सियात के हवाले से मसाइल पे। अब डॉक्टर साहब बहुत सारे नफ्सियात से जुड़े जो मामलात सामने आ रहे हैं, और मैं पहले शायद हैरान होता था, अब हैरान नहीं हूँ। ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और लोग शायद अपने मसाइल को भूल चुके हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है, एक तो ये कि टेक्नोलॉजी को ग्रास्प करना भी ज़रूरी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाना है, एजुकेट भी करना है, बट उसका वो स्क्रीन टाइम की वजह से जो प्रॉब्लम उसके आ रहे हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको कैसे कम किया जाए। और उसकी वजह से जैसा भी आपने बताया कि जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। आप कहीं जाएं फैमिली गैदरिंग्स के अंदर, पहले एक ये माहौल हुआ करता था कि लोग एक दूसरे से बात करते थे, मिलना मिलाना होता था, बट अब एक जगह पे जब फैमिली गैदरिंग होती भी है तो हर शख्स के हाथ में उसका मोबाइल फ़ोन होता है, वो उसमें बिजी होता है और बिल्कुल आपको एक खामोशी नज़र आती है। इसकी वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसको कैसे कम किया जाए, अगेन ये बड़ा एक सवाल आजकल पूछा जा रहा है कि इसके सिलसिले में क्या कर सकते हैं। आप ज़रा बताएं इस हवाले से। बिल्कुल। अच्छा, एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, सॉरी मैं सवाल से हट के बात जी जी, कर रहा प्लीज़ हूँ, प्लीज़ प्लीज़। जिसे एस्पर्जर्स सिंड्रोम कहते हैं। जी। अच्छा, एस्पर्जर सिंड्रोम जो है ना वो क्या है, ऑटिज्म की ही डोमेन में, स्पेक्ट्रम में आता है। एक ही फ़र्क है कि इंटेलेक्चुअली वो लो आईक्यू नहीं होते, नॉर्मल इंटेलेक्चुअल उनका आईक्यू होता है या अबव आईक्यू नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन उनके मेन इश्यूज क्या हैं कि सोशली इनअप्रोप्रिएट होते हैं, आई कॉन्टेक्ट उनके नॉर्मल नहीं होते, कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, और नैरो इंटरेस्ट होते हैं, एक ही चीज़ के पीछे हैं तो वही करते रहेंगे, रिचुअल्स उनके वही होते हैं, ऑब्सेसिव होते हैं कि गाड़ी कलेक्ट करनी है तो वही करनी है। मुझे कुछ कुछ ये लग रहा है, इसलिए कि सवाल आपने पूछा, तो ये कि हमारी सोसाइटी पूरी पूरी एस्पर्जर्स की तरफ जा रही है, जी क्योंकि हो जी। ये रहा है कि जो जो एस्पर्जर्स के बारे में हम पढ़ते थे और देखते थे या डायग्नोज करते थे, अब अगर हम देखते हैं कि नॉर्मल इंसान भी क्या है, मोबाइल पे लगे हुए हैं, आई कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, सोशली इनअप्रोप्रिएट होते जा रहे हैं, कम्युनिकेशन कम होता जा रहा है। जो जो एस्पर्जर्स के बारे में हम पढ़ते थे, एक आम इंसान भी जो है वो एस्पर्जर्स का क्राइटेरिया पूरा करने लगा है बिल्कुल बेसिकली। ऐसा ही है। और मेरे ख्याल में स्कूलिंग में भी ये परसेंटेज बढ़ रही है, और एक तो ट्रू एस्पर्जर्स होता है, और एक मैं समझ रहा हूँ अब एक आने वाली टर्म, अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि साइकेट्री में आई है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में ये बढ़ता जा रहा है ट्रेंड, और ये फॉल्स एस्पर्जर्स भी जो है ना वो स्कूलिंग्स में है, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, एकेडमिक प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ रहे हैं, पेरेंट्स भी कह रहे हैं क्या हो गया भाई, बच्चे को एकेडमिकली सही परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, सोशली भी अजीब सा होता जा रहा है, इनअप्रोप्रिएट है, कम्युनिकेशन उसके अजीब से हैं, आता है घर पे तो बैठ जाता है मोबाइल पे। तो ये सारी चीज़ें हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही हैं।
ना सिर्फ स्कूलिंग में बल्कि सोशल एटिकेट्स में, और हमारे आगे पूरी जो नेशन डेवलप होगी वो किस तरफ जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो किस तरह से डील करना है इसको, एक ही तरीका है जो बहुत मुश्किल है जिसके लिए करना है, वो यही कि स्क्रीनिंग टाइम को नैरो करके कम करना है और दूसरी इंटरेस्ट को डेवलप करना है। असर्टिव होना पड़ेगा कि भाई आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो कोई मोबाइल यूज़ ना करे। असर्टिव होना पड़ेगा कि ओनली लिमिटेड टाइम के लिए ही ये चीज़ यूज़ की जाए, उसी वक्त यूज़ की जाए जब उसकी ज़रूरत है, उससे वो चीज़ें गेन की जाएं जो एकेडमिकली ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट के लिए भी अगर यूज़ किया जाए तो देयर इज़ अ लिमिट कि वो उसकी लिमिट कितनी है, वो कितनी होनी चाहिए। वरना अगर आप ओपनली इसको छोड़ देंगे ना, बेलगाम छोड़ देंगे इसको, तो ये बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ा देगा, कम नहीं करेगा। और अब तो और मजीद जो आगे चेंजेस आने वाले हैं और खौफनाक हैं। बिल्कुल। अभी तक तो ये कि और आए ही कितना अर्सा हुआ है स्मार्टफोन्स को, मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल हुए होंगे, 15 साल, 14 साल, 20 साल ऐसे ही। उससे पहले तो डिजिट वाले मोबाइल्स थे, उससे पहले बड़े बड़े डायनासोर्स टाइप के मोबाइल हुआ करते थे जिसे मुझे याद है लॉन्ग टाइम अगो। तो ये इट हैज़ चेंज सो मच विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और एक ही जनरेशन ने ही इसमें अंदर कितने चेंजेस देख लिए हैं। तो आगे तो बहुत बड़े मसले आने वाले हैं। Exactly. अब तो एआई इसमें जब ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी और आपका सारा होमवर्क भी वो कर रही होगी, और जो जो चीज़ें आपको चाहिए ऑटोमेटिकली करके आपको दे देगी, तो और फिर ये चीज़ें बाद में आपकी देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट पे अफेक्ट कर रही होगी। शॉपिंग सेंटर्स में आप जाएंगे, और जैसे मैं बाहर की कंट्रीज़ में गया हूँ तो देयर ज़ीरो ह्यूमन। आप जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, निकल भी आते हैं, पे भी कर देते हैं, कोई किसी की ज़रूरत ही नहीं है। सारी कैलकुलेशंस भी हो जाती हैं, आपने स्कैनिंग की और आप निकल गए, सिक्योरिटी भी वही कर रही है। तो वो आपको इवन हॉस्पिटल्स अब ऐसे नज़र आ जाएंगे फ्यूचर में जहाँ पर शायद ओनली रोबोटिक बैठे होंगे एआई जो कि स्क्रीनिंग कर रहे होंगे, और आपको ज़्यादातर टेक्नीशियंस भी रिप्लेस नज़र आएंगे। और तो फिर ये आगे क्या होने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, तो जो पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, तो आगे जाके क्या होगा। Exactly, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है एक्चुअली। अच्छा, ये एरिया ऑफ कंसर्न अभी हमारे लिए तो इसलिए नहीं है कि हम तो इन चीज़ों से अभी बहुत पीछे हैं ना। हम लोगों को तो अभी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए ही वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और यही हमारा कुल वो है। वहाँ पे इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसको वो करना है, वो सारी चीज़ें अभी आ रही हैं। हम पीछे नहीं हैं जैसे मेरे ख्याल में। हम समझते थे कि मोबाइल जब आया था ना, तो मैं भी समझता था कि हमारे पाकिस्तान में मोबाइल आने में बहुत टाइम लगेगा। जब मैं आइलैंड में था और मैंने अपना पहला मोबाइल 1997 में लिया, तो विद इन द मैटर ऑफ 2-3 ईयर्स यहाँ पर इवन जो काम करने वाले थे उनके हाथ में मोबाइल था। जो रेडियो चला रहे थे उनके हाथ में मोबाइल था। तो बाहर में और यहाँ पे फ़र्क सिर्फ कपल ऑफ इयर्स का ही था। नहीं डॉक्टर साहब, एक तो गैजेट्स तक एक्सेस है ना, वो तो हमें मिल गया, ठीक है ना। हमने कितना कंस्ट्रक्टिव रहे ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके ज़रिए हमने काम क्या लिया है ना। अभी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं दुनिया में बड़ी प्रोडक्टिव समझी जा रही हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है, बट हमारे यहाँ जिस किस्म का काम हो रहा है, तो कहने का मकसद ये है कि हमें उसके ऊपर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन ही नहीं है। इसलिए मैं देख रहा था अभी, मैं इत्तेफाक से ये जो टिकटॉक एक एप्लीकेशन है वो बहुत कंट्रोवर्शियल ही हो गई है पूरी दुनिया में, उसके लिए अब तो बाकायदा लॉ मेकिंग हो रही है। तो हमारे यहाँ जिस किस्म का काम हो रहा है, मेरे ख्याल में उससे तो किसी को कोई ख़तरा नहीं है कि हम उनको पता है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ इसी हद तक है कि मिमिक्री कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं, लिपसिंग कर रहे हैं ऑल। वो इसको बड़ा प्रोडक्टिव ले रहे हैं उसके ज़रिए, एआई के ज़रिए उसके अंदर उस पर बहुत सारे एजुकेशनल चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं। मैं ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। तो हमारे वाले अभी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उसके ऊपर कर रहा है, वो सारे इसी के ऊपर वो लगे हुए हैं। हमारी सारी एफर्ट्स और जितनी भी हैं, मैं बच्चों को देखता हूँ वो यही सारी चीज़ें आजकल कर रहे हैं। तो उनका कसूर नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल बेसिक एजुकेशन नहीं है, तो वो इसी चीज़ को ज़्यादा परस्यू करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। वेल डॉक्टर साहब, आप ये है कि थोड़ा सा ट्रीटमेंट के हवाले से और हॉस्पिटल के हवाले से मैं इसलिए हमेशा बात करता हूँ कि लोगों को अभी भी जो सवालात आते हैं उसमें ये होता है कि जी हम अगर आपके पास जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाए। अगेन इस चीज़ को ख़त्म हमें करना होगा। ये मेरे लिए अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो हेसिटेशन जो है उसको ख़त्म किया जाए। बहुत सारे थ्रू मेरे ही सवाल आप तक वो फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो नाम तक मेंशन नहीं करते कि आप हमारा नाम भी मेंशन करें, या मुझे भी वो शायद मुझे लगता है ऐसा है कि वो गलत नाम ही बताते। इसके लिए क्या किया जाए, कैसे इसको समझाया जाए, कैसे ये बात बताई जाए, प्लीज़ आप ज़रा बताइए।
असल में बड़े शरीफ लोग हैं, हमारी कौम बड़ी शरीफ है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम अपने लीडर से नहीं सीखे या अपने एक्ट्रेस से नहीं सीखे, जो फेमस लोग हैं उनसे नहीं सीखे। कई दफ़ा नेगेटिव जो न्यूज़ होती है, आप तो मीडिया में हैं, एग्जैक्टली। वो भी क्या कहते हैं टीआरपी बढ़ा देती है, सेलिंग पॉइंट है हमारा, वो तो बिल्कुल सेलिंग ऐसा पॉइंट ही। होता है। अब कौन सा लीडर ऐसा है जिसको जो जेल नहीं गया, जिसके बारे में एलिगेशंस नहीं लगे, एग्जैक्टली जो मुल्क से बाहर नहीं चला गया, फिर आया तो फिर उसी इज्जत से आ गया, और एग्जैक्टली ठीक है ना। चल रहा तो है हमेशा से। वो तो उनको तो परवाह नहीं है, ना एक्ट्रेस को परवाह है, ना बड़े बड़े टिकटॉक्स पे जो है उनको परवाह है। जिनको परवाह है वो बेचारे रह गए पीछे। और वो बात ये समझने की है कि वो फिर डबल नुकसान में है। एक तो वो सफ़र हो रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के हवाले से, दूसरा सिर्फ इसलिए कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, वो उसकी हेल्प भी नहीं लेना चाह रहे। तो हम इस नेशन में हैं जहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनको आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की कोई परवाह नहीं है, कोई मसला नहीं एग्जैक्टली है। और फिर आप उस नेशन में रहते हुए भी आइडेंटिटी ना डिस्क्लोज करना, अगर आपकी डिस्क्लोज हो भी गई तो सो व्हाट, क्या बहुत बड़ा मसला हो जाने वाला है। देखिए नफ्सियात के प्रॉब्लम, अगर मैं वैसे स्टैटिस्टिकली देता हूँ, हर 10 में से एक को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, 100 में से 18 लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, 100 में से 30 लोगों को डिप्रेशन है। बिल्कुल सही। और अगर मैं इस तरह काउंट करते जाऊँ तो इसका मतलब है हर दूसरे या तीसरे इंसान को नफ्सियात का मसला है। 100 लोगों में से समझ लें कि 40 से 60 लोग हो सकते हैं जिनको नफ्सियात के इश्यूज हों। बिल्कुल ठीक है। तो क्या, अगर कब तक आप छुपाएंगे, और किस किस को छुपाएंगे? ये तो तकरीबन आधी पॉपुलेशन होगी पाकिस्तान की तकरीबन। तो बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके लिए कि आप ट्रीटमेंट ही ना लेंगे। और ये कि दूसरी बात ये समझना बड़ा ज़रूरी है यासिर कि नफ्सियात का प्रॉब्लम सिर्फ पागलपन थोड़ी है। एंजाइटी हो जाना, घबराहट, बेचैनी हो जाना, मायूसी होना, नींद ना आना, क्या ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में? अगर किसी को कहते हैं कि ये नफ्सियात के प्रॉब्लम है तो कहते हैं क्या मतलब, मैं नफ्सियाती हूँ? तो बात सिर्फ एक लफ्ज़ की है, नफ्सियाती, उसको आप हटा दें, उसकी कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल कर। हाँ, कोई और लफ्ज़। लेकिन नफ्सियाती कोई इतना बड़ा नेगेटिव वर्ड नहीं है मेरे ख्याल में। ये हमने अपने दिमाग में बनाया हुआ है और कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, और ना ही हमने इसका कल्चर ये भी तो है, ओके, कि हम किसी को अगर टॉन्ट करना होता है, अगर किसी की बात हमें शायद समझ में नहीं आती तो हम उसको यही सबसे पहले लफ्ज़ से नवाजते हैं कि शायद ये नफ्सियाती है। तो अब आप इसको समझिए, नफ्सियात तो इंसान के साथ जुड़ी हुई है। अगर नफ्सियात जिसके पास है, अगर वो नफ्सियाती कहलाता है और अगर ये मर्ज़ है तो फिर तो हम सारे ही, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। वेल डॉक्टर साहब, टाइम हमारा क्योंकि सेगमेंट का ख़त्म हो गया, वो डिस्कशन इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि दिल करता है कि और इसके ऊपर बात करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को जब हम आएंगे तो मज़ीद इस तरह की क्वेश्चंस मेरे पास है, मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। वेल नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट था जिसमें हमने बात की नफ्सियात के हवाले से मसाइल हैं जो आजकल सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर हमने मुख्तसरन कोशिश की कि अपने प्रोग्राम में बात करें और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, आपसे इजाज़त हमें लेनी होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।